तो कास्ट जो टर्म दी गई है, दिखाओ कहाँ है। होगी शुरू? हाँ ठीक है, भेज दो लिंक दोबारा मुझे। होलोकास्ट शुरू कर दूं? हाँ, आवाज़ आ रही है। ये सेकंड स्क्रीन पे लगाओ मेरी वीडियो। पिन टू सेकंड स्क्रीन करो ना इसको। ठीक है, ये लिख लीजिए होलोकास्ट, जिसमें यहूदियों का कत्ल किया गया था मुनज़्ज़म तरीके से। साम्राज्यत क्या थी? इंपीरियलिज्म और सोशलिज्म, पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसको। इसके बाद तारीखी वाकयात एक नज़र में 1919 से 1945 के बीच में जितने भी तारीखी वाकयात हुए थे वो कब हुए थे, वो डेट दी गई हैं। 28 अप्रैल 1900 लीग ऑफ नेशंस का कायम कब हुआ? 28 अप्रैल 1919। मुआहिदा रेसेल्स पर दस्तखत कब हुए? 28 जून 1919। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये जरूर याद कीजिए, ठीक है। इसके बाद हाँ, हिटलर नाजी पार्टी का लीडर कब बना? 29 जुलाई 1921। मैसोलिनी इटली में हुकूमत बनाई। मैसोलिनी ने रोम की तरफ मार्च करके रोम के जो बादशाह थे उन्हें हटा दिया और खुद हाकिम बन गया इटली का। 28-19 अक्टूबर 1922। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 30 जनवरी 1933। हिटलर सदर बना जर्मनी का 2 अगस्त 1934, ठीक है। म्यूनिख मुआहिदा 30 सितंबर 1938। नाजियों का पोलैंड पर हमला 1 सितंबर 1939, जहां से वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत होती है। 1 सितंबर 1939। और खत्म कब होती है? जब जापान पर दूसरा एटम बम गिराया गया था, 8 अगस्त 1945, ठीक है। नाजियों का यानी जर्मनी का पोलैंड पर हमला। और इसके बाद 3 सितंबर को, 1 सितंबर को जर्मनी ने हमला किया पोलैंड पर। 3 सितंबर को जर्मनी के खिलाफ ब्रिटानिया और फ्रांस ने जंग का ऐलान कर दिया। इनका पूछना क्या सवाल है? ऑपरेशन सीलोएन मुलतवी हुआ 12 अक्टूबर 1940। मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, आपकी पीडीएफ तो होगी ना, लिखी हुई है ये चीजें। मैं सिर्फ बता रहा हूं क्या क्या चीजें ज्यादा आपको जहन में रखनी है, ठीक है। बुक की पीडीएफ है आपके पास? मैं दोबारा भेज दूंगा ग्रुप में, कई बार भेजी भी जा चुकी है। ये सब बुक का जो लास्ट पेज है ना आपका, 24 लेसन का लास्ट पेज, उसमें है। हम्म एक ये है इंपोर्टेंट, पर्ल हार्बर पर हमला कब किया जापान ने? 7-8 दिसंबर 1941। और इसी के बाद अमेरिका जंग में शामिल हो गया, पर्ल हार्बर पर जब हमला किया गया। अभी लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ये आप लिख लेंगे, आपके पास पीडीएफ है, ठीक है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उन्हें सुनिए, अगर उनमें से कोई सवाल आपका बनता है तो वो आप सवाल पूछिए, और ऐसे सुनिए कि आपके जहन में ये चीजें बैठ जाएं। जैसे मैंने बोला अमेरिका कब शामिल हुआ जंग में, क्यों हुआ? जापान की वजह से, जब जापान ने हमला किया था पर्ल हार्बर पर, ठीक है। कब किया था? 1941 में। इसके बाद मैसोलिनी गिरफ्तार हो गया, जब अब खात्मे की तरफ आ गए इनके। हिटलर ने खुदकुशी की 28 अप्रैल 1945। जर्मनी ने हथियार डाल दिए अप्रैल के बाद 7 मई, 8-10 दिन बाद हिटलर की मौत के बाद जर्मनी ने हथियार डाल दिए। 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए। 2 दिसंबर 1945 को, अगस्त के 2 दिसंबर बाद, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जापान ने हथियार डालने के लिए बाकायदा दस्तखत किए मुआहदे पर, और यहां वर्ल्ड वॉर सेकंड फिनिश। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद शुरू होती है 2 सुपर पावर के बीच सर्द जंग। दुनिया की जो उस वक्त में 2 सुपर पावर बन चुकी थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, मींस रशिया, ठीक है। यहां से आपका लेसन नंबर 25 शुरू होता है। दूसरी आलमी जंग आपने देख ली, खत्म हो चुकी थी। उसके बाद होता है अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच सर्द जंग का आगाज। भाई, सोवियत यूनियन भी उस वक्त में पावरफुल था, हथियार थे बहुत सारे एक से एक, और अमेरिका भी।
अब वो एक दूसरे को खतरा मानने लगे कि चलो दूसरों को तो हरा दिया, लेकिन अगर अमेरिका ने हमला कर दिया तो रूस क्या करेगा। इधर अमेरिका सोच रहा है अगर रूस ने हमला कर दिया तो अमेरिका कैसे खुद को डिफेंड करेगा। ठीक है, इस वजह से यहां सर्द जंग का, जिसको कोल्ड वार कहते हैं, इसका आगाज होता है। ये दोनों पहले फासिस्ट ताकतों यानी जर्मनी और इटली के और जापान के खिलाफ एक साथ लड़े थे, लेकिन अब खुद एक दूसरे के खिलाफ हो गए। आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आपने देखा जो सोवियत यूनियन है और अमेरिका है वो आपस में एक साथ मिलकर इन तीन ताकतों के खिलाफ लड़े थे, लेकिन अब आपस में इनके बीच कोल्ड वार शुरू हो जाता है। अच्छा, कोल्ड वार का मतलब है क्या कि सर आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बता दिया, बाकायदा जंग हो रही है टैंकों से, जहाजों से, बम से, बंदूकों से। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी यह हुआ, लेकिन सर्द जंग का मतलब क्या है? कोल्ड वार, कोल्ड मीन्स ठंडा। देखिए इसका मतलब क्या है, पुरअमन वक्त की गैर मसलह जंग, यानी सचमुच में वैसा कोई जंग नहीं चल रही है, लेकिन जंग का हर टाइम खतरा बना हुआ है कि पता नहीं कब जंग छिड़ जाए आपस में। एक तरह से इन दोनों के बीच बहस लग गई थी कि कौन ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाए। जब अमेरिका ने एटम बम बनाया, रशिया ने भी एटम बम बनाया, ठीक है, फिर दोनों में होड़ लग गई कि कौन ज्यादा एटम बम बनाए। इसके बाद स्पेस वॉर शुरू होती है कि कौन सबसे पहले स्पेस में पहुंचे, फिर उसके बाद स्पेस में पहुंचने के बाद कौन सबसे पहले चांद पर पहुंचे। एक तरह से इस तरह से इन दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा था। इसी को बोला जाता है सर्द जंग। ये सिफारती जंग थी जो जहनों में लड़ी जाती थी, मैदानों में नहीं, जहनों में, आइडियाज में, खुली जंग की तरह मैदान में नहीं। इस जंग में फौजी तसादुम के साथ साथ जहनी दबाव भी डाला गया ताकि दूसरे के असर को कम किया जा सके। एक तरह से ये भी है किसका इंप्रेशन ज्यादा होना चाहिए पूरी दुनिया पर, दुनिया किसकी बात माने, रशिया की और यूएस की। ठीक है, ये भी चीज इसमें मायने रखती थी। रशिया में क्या था, कम्युनिस्ट सरकार बन गई थी। वो अपने कम्युनिज्म जो उनका जो एक तरह से उनका थॉट ऑफ प्रोसेस है, जो उनका नजरिया है, कम्युनिस्ट का जो नजरिया है, वो उसको बढ़ावा देना चाहते थे पूरी दुनिया में कि ज्यादा से ज्यादा मुल्क कम्युनिज्म अपनाए, और यूएस जो है वो अपना जो उनकी कैपिटलिज्म का नजरिया है वो उसको बढ़ावा देना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा देश कैपिटलिज्म को अपनाएं और अमेरिका का साथ दें। ये एक तरह से नजरियात की जंग चल रही थी दोनों के बीच। अच्छा, पस मंजर क्या था? यह अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान दो कुतबी मुकाबला था। दोनों ताकतें मुख्तलिफ नजरियात, जो मैंने अभी आपको बताया, कम्युनिज्म जो कि रिलेटेड है सोवियत यूनियन से, और लिबरलिज्म या फिर कैपिटलिज्म, एक तरह से डेमोक्रेसी, ठीक है, ये रिलेटेड है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आप मैप देख सकते हैं, अ सिंप्लीफाइड मैप ऑफ द कोल्ड वॉर एलाइसिस बिटवीन 30 अप्रैल एंड 24 जून 1975। ये जो मुल्क आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर में शेडेड, ये वो मुल्क हैं जो लिबरलिज्म को का नजरिया था इनका और अमेरिका के साथ थे, और जो रेड में आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो मुल्क हैं जिनका नजरिया था कम्युनिज्म का और ये सोवियत यूनियन के साथ थे। अब आप बोलेंगे कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जिनमें कोई कलर ही नहीं है, जिनमें सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है इंडिया। इसके बाद कुछ मुल्क आपको अफ्रीका में दिखाई दे रहे हैं, और कुछ मुल्क आपको मिडिल ईस्ट यानी अरब कंट्रीज में कुछ दिखाई दे रहे हैं, और यहां भी पैसिफिक में भी आपको कुछ दिखाई देंगे। ये वो मुल्क थे जो ना तो लिबरल जमहूरियत कैपिटलिज्म को मानते थे, ना तो अमेरिका के साथ थे, और ना ही कम्युनिज्म का नजरिया था इनका, ना ही ये सोवियत यूनियन के साथ थे। इनकी नीति थी गुट निरपेक्ष, जिसमें सबसे पहला लीडर, सबसे बड़ा लीडर था हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जो ना तो उसके साथ खड़ा था ना इनके साथ खड़ा था कि हम तो भैया बिल्कुल अलग रहेंगे, आप आपस में लड़ते रहो। अच्छा, दोनों देश अमेरिका और सोवियत यूनियन दूसरी आलमी जंग के बाद सुपर पावर बनकर उभरे, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, पूरी दुनिया ने इनके हथियार, इनके वेपन्स, इनकी टेक्नोलॉजी ये देखी, तब पता चला दुनिया को, और ये दोनों सुपर पावर बन गए। सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म को फरोग दिया,
इनका अलग नजरिया था कम्युनिज्म का। जबकि अमेरिका ने वॉइस ऑफ अमेरिका शुरू किया, अपना नजरिया दुनिया पर दुनिया को अपनाने के लिए, दुनिया को दुनिया में फैलाने के लिए अपना नजरिया। ठीक है, अमेरिका अब इस सरद जंग में क्या क्या चीजें हुई वो देखिए। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान आलमी क़ियादत और नजरियाती बरतरी का तनाज़ा, दोनों के बीच में कि पूरी दुनिया का लीडर है कौन, दुनिया किसकी माने। ठीक है, ये पूरा तनाज़ा इन दोनों के बीच में छिड़ा। मगरबी ममालिक अमेरिका के साथ थे, जैसे आपने मैप के अंदर देखा। मगरबी ममालिक आप देख लीजिए, देखिए यूएसए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आप अमेरिका के नाम से बोलते हैं। यहां आपको दिखा रहे हैं कनाडा, और साउथ के जो जितने भी साउथ अमेरिका के देश हैं जिनमें ब्राजील और आपका चिली वगैरह शामिल हैं, ये भी अमेरिका के साथ थे। वैसे ही वेस्टर्न यूरोप, यूरोप का यहां देखिए रोल, वेस्टर्न यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज जिनमें स्पेन, यूके शामिल थे, फ्रांस शामिल थे, ये भी अमेरिका के साथ थे। और ईस्टर्न यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज ये कम्युनिस्ट थे, कम्युनिज्म में थे, ये सोवियत यूनियन के साथ थे। और आप देखेंगे मंगोलिया, चाइना और आपका जो मिडिल एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं उस वक्त ये सोवियत यूनियन में ही थे। ये भी हम देखेंगे कि सोवियत यूनियन कैसे टूटता है और इसमें से कितने नए देश बनते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जो मगरिबी देश हैं वो ज्यादातर अमेरिका के साथ, और मिडिल एशिया और वेस्टर्न एशिया के देश ज्यादातर सोवियत यूनियन के साथ थे। और कुछ देश किसी भी तरफ नहीं थे, जिनमें सबसे अहम मुल्क था हमारा हिंदुस्तान, जिसको हिंदुस्तान ने पॉलिसी चलाई थी गुट निरपेक्षता। गुट यानी कोई भी अलायंस कि हम किसी भी गुट में नहीं हैं, ना सोवियत यूनियन के साथ ना अमेरिका के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों ने एक दूसरे पर आदम एतमाद और शक की बुनियाद पर इकदाम किए, शक की बुनियाद पर कि भाई ये देखिए एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है उसका चार्ट कि किस मुल्क के साथ किस मुल्क के पास किस ईयर में कितने एटम बम थे, कितने वेपन्स थे। ये जो ब्लू वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है यूनाइटेड स्टेट्स की, और रेड वाली है आपकी यूएसएसआर या फिर रशिया की। ईयर नीचे देख लीजिए, और ये नंबर ऑफ वार हेड्स आप ऊपर की तरफ देखिए। 1950 के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दौड़ शुरू होती है, हथियारों की दौड़ हम इसको बोलते हैं। तो अमेरिका आगे निकल जाता है, अमेरिका ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने लगता है, और मैक्सिमम ये पहुंच जाता है 1965 के आसपास 30,000 से ज्यादा वॉर हेड्स इसके पास होते हैं। जब अमेरिका हथियार बनाना शुरू कर देता है तो रशिया भी उसके बाद शुरू करता है, और ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने में आगे निकल जाता है अमेरिका से। और यहां आते आते यानी 1985 के आसपास ये अमेरिका से भी आगे निकल जाता है, तकरीबन 40,000 से ज्यादा वॉर हेड्स ये बना लेता है। इसके बाद जब पूरी दुनिया देखती है कि भाई हथियारों की दौड़ चल रही है और इसका आखिरी नतीजा सिर्फ और सिर्फ नुकसानात ही है, भाई ज्यादा से ज्यादा हथियार बनेंगे तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगे, इंसान ही मरेगा उससे। एटम बम्स बनेंगे, अगर कहीं इस वक्त की जो टेक्नोलॉजी है, जो एटम बम है, वो अगर किसी दो एटॉमिक जो पावर्स हैं, जो एटॉमिक पावर वाले कंट्रीज हैं, उनके बीच में अगर मान लिया जंग हो जाती है और कोई दूसरे मुल्क पर एटम बम गिरा देता है, तो इस वक्त में आप सोच नहीं सकते कि कितनी ज्यादा बर्बादी होगी, पूरी इंसानियत को खतरा हो सकता है। तो इसके बाद कुछ मुआहदे किए गए कि भाई दोनों देश मिलकर आपस में ये लड़ाई खत्म करो, हथियारों को मत बनाओ, हथियारों की दौड़ मत करो, और जो हथियार हैं उन्हें भी खत्म करो। इस तरह के मुआहदे हुए बाद में, और लास्ट में फिर ये मुआहदा होता है कि भाई जिन लोगों ने एटम बम बना लिए हैं, इसके बाद कोई ना बनाए। और आज के दौर में भी अब इस वक्त में देख रहे हैं दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुहाने पर खड़ी है। एक तरफ से आप देखेंगे इजराइल फिलिस्तीन, और इधर आप देखेंगे रशिया और यूक्रेन, दोनों तरफ जंगें चल रही हैं। इजराइल फिलिस्तीन अरब ममालिक का जो आप मामला देख रहे हैं जिसमें ईरान शामिल हो रहा है। इजराइल एक एटॉमिक पावर है, उसके पास एटम बम है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है पूरी तरह से, लेकिन मिडिल ईस्ट में किसी भी कंट्री के पास एटम बम नहीं है।
आप चाहे मिस्र ले लें, ईरान ले लें, इराक ले लें, सऊदी अरब ले लें, यमन, बहरीन, कतर, किसी भी मुल्क के पास एटम बम नहीं है। सिर्फ यहाँ आपको पाकिस्तान में दिखाई देता है एटम बम, पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है। इधर हम देखें साउथर्न अफ्रीका, साउथर्न एशिया में, ठीक है। तो इजराइल यही कोशिश कर रहा है कि ईरान या इराक एटम बम नहीं बना पाए। लगातार जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर हैं ईरान या इराक के, उन पर हमले किए जाते हैं इसी वजह से। तो ये मुआहदा हुआ था कि भाई इसके बाद कोई एटम बम ना बनाए, क्योंकि अगर दो एटॉमिक पावर के बीच में जंग होगी तो पूरी दुनिया के लिए वो खतरा बन जाएगी, ठीक है। तो अगर ईरान इस वक्त में एटॉमिक पावर बन जाता है और इजराइल और ईरान के बीच जंग होती है, तो ये पूरी दुनिया के लिए बर्बादी बन सकती है, पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकती है। चलिए अब इसके मराहिल देख देते हैं सर्द जंग के। आगाज हुआ 1945-47 के दरमियान, जब दूसरी जंग अजीम खत्म होती है। कोई मखसूस तारीख नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐलान शुदा जंग नहीं थी कि ऐलान नहीं किया गया कि हम इसके साथ, सिर्फ भाई शुरू हुई हथियारों से, हथियारों की दौड़ से। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने लगा। अब रशिया को पता चला तो रशिया भी हथियार बनाने लगा, अपनी पॉलिसीज को बढ़ाने लगा। इब्तदाई दौर में सर्द जंग का मरकज यूरोपीय ममालिक के बाद अज जंग नया इंतजाम था। हाँ, शुरू में जो यूरोप में जो नए ममालिक आजाद हुए, अब उनमें कैसी सरकार होनी चाहिए, यहां से शुरुआत होती है। वो कम्युनिस्ट सरकार हो या फिर डेमोक्रेसी, यहां डेमोक्रेसी हो, लिबरल डेमोक्रेसी हो जो अमेरिका चाहता था, या फिर कम्युनिज्म हो जो सोवियत यूनियन चाहता था। यहां से नजरियात का टकराव शुरू होता है, ठीक है। येल्टा और पोट्सडेम का एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें जो मुआहदा हुआ उसकी खिलाफ वर्जी के बाद ये जंग शुरू होती है। पहला मरहला हम देखते हैं पोलैंड और बाल्किन का। पोलैंड की सूरत हाल इब्तदाई सर्द जंग का एक अहम मसला था। 1939 में जर्मनी की तरफ से पोलैंड पर हमले के बाद दूसरी जंग शुरू हुई थी, जैसे पहले आपने पढ़ा, ठीक है। सोवियत यूनियन ने पोलैंड को अपने जेर असर रखा। उसके बाद जब जर्मनी से छीनकर वो सोवियत यूनियन का पार्ट बन गया था पोलैंड, और वहां कम्युनिस्ट सरकार उसने बना दी। पोलैंड किसके कब्जे में था? सोवियत यूनियन के। सोवियत यूनियन का नजरिया क्या था? कम्युनिज्म। तो वहां उसने जो सरकार बनाई वो भी कम्युनिस्ट थी। बाल्कन के इलाके में बरतानवी और सोवियत यूनियन ने अपने असर और रसूख के इलाके बनाए। सिवाय यूनान के तमाम मशरकी यूरोपीय ममालिक में कम्युनिस्ट हुकूमतें कायम हो गई, जिन्होंने सोवियत यूनियन की हिमायत हासिल की। देखा आपने, पूरे मशरकी यूरोप में, ये आप देख सकते हैं, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जो मशरकी यूरोप है वो इलाका है सोवियत यूनियन से मिला हुआ, एक तरह से हम उसका पड़ोसी बोल सकते हैं। तो उसके जो सारे देश थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वहां हुकूमतें बनती हैं, वो सब कम्युनिज्म को सपोर्ट करती हैं। उनका जो नजरिया होता है उन सरकारों का, वो क्या होता है? कम्युनिज्म। और वो सोवियत यूनियन के सपोर्ट में रहती हैं। तो इससे क्या होता है, वेस्टर्न यूरोप और जो अमेरिका है वो देखते हैं भाई ज्यादा से ज्यादा देश सोवियत यूनियन के सपोर्ट में जा रहे हैं, तो वो अपना नजरिया फिर पेश करते हैं। अब देखिए जर्मनी की क्या हालत होती है। जर्मनी को बाकायदा 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक ही मुल्क को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखेंगे, ये देखिए, बल्कि जर्मनी का जो शहर है, जो कैपिटल है बर्लिन, बल्कि ये बर्लिन ही, बर्लिन का नक्शा है ये पूरा। इसकी ये जो कैपिटल है जर्मनी की बर्लिन, इसको भी 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक शहर को। और बाकायदा बीच में एक दीवार बना दी जाती है कि भाई ये हिस्सा है सोवियत यूनियन का और ये हिस्सा है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका। दोनों में विचारधारा का फर्क था, ये कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, ये लिबरल और डेमोक्रेटिक थे। जर्मनी की तकसीम होती है। दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी को 4 हिस्सों में बांटा गया, सोवियत यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेनिया और फ्रांस, ठीक है। किन किन के हिस्से में आया जर्मनी? सोवियत यूनियन, अमेरिका, ब्रिटानिया और फ्रांस, इनके कंट्रोल में आ गया। बर्लिन को भी बाकायदा इसी तरह से आप देख सकते हैं 4 हिस्सों में बांटा गया। ये वाला हिस्सा जो ईस्टर्न, जो मशरकी हिस्सा था बर्लिन का, ये किसके अंडर आया? सोवियत यूनियन के, जिसको बोला जाता है सोवियत सेक्टर, ठीक है। साउथ वाला पार्ट आता है अमेरिका के अंडर, वेस्ट वाला पार्ट आता है ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के अंडर, और जो नॉर्दर्न पार्ट है ये आता है
फ्रांस के अंडर। बर्लिन को भी बाकायदा 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है और यहाँ एक दीवार भी बनाई जाती है सोवियत यूनियन की तरफ से, जो 4.5 किलोमीटर, नहीं सॉरी 43 किलोमीटर लंबी दीवार थी। मगरबी इत्तेहादियों ने जर्मनी में माली इस्लाहात की कोशिश की, यानी अपनी वही कैपिटलिज्म बढ़ाने के लिए, जिस पर सोवियत यूनियन ने क्या किया, एक बर्लिन ब्लॉक नाफिज किया। बर्लिन ब्लॉक, बिल्कुल मतलब जो वेस्टर्न बर्लिन के रहने वाले हैं वो ईस्टर्न बर्लिन में आए ही नहीं। इसने बर्लिन के मगरबी हिस्सों को मगरबी जोन से काट दिया, मतलब मशरकी जोन से काट दिया, इस हिस्से को बाकी हिस्से से अलग कर दिया। इसके बाद देखते हैं ईरान और तुर्की में बहरान। ईरान में सोवियत अफवाज की वापसी के मसले पर अमेरिका ने यूएन यानी अक़वाम मुत्तहिदा में दबाव डाला और सोवियत अफवाज को ईरान से निकलने पर मजबूर कर दिया। तुर्की में सोवियत यूनियन ने बॉस्फोरस के बैनुल अक़वामी हैसियत का मुतालबा किया, जिसके मगरबी इत्तेहादियों ने मुखालफत की। ये कंट्रीज भी यहाँ कौन थे, यहाँ भी एलाइज फौज थी। फिर देखते हैं ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। ट्रूमैन कौन थे उस वक्त में? ट्रूमैन थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, सदर। अमेरिकी सदर ट्रूमैन ने कम्युनिज्म को महदूद करने, कम्युनिज्म जो सोवियत यूनियन का नजरिया था उसको महदूद करने की पॉलिसी अपनाई ताकि कम्युनिज्म को फैलने से रोका जाए। इस पॉलिसी को ट्रूमैन डॉक्ट्राइन कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ट्रूमैन डॉक्ट्राइन क्या है, वजाहत कीजिए। ये अमेरिकी सदर ट्रूमैन की एक पॉलिसी थी जिसमें कम्युनिज्म को महदूद करने और उसको फैलने से रोकने के लिए पॉलिसी बनाई गई थी, जिसको नाम दिया गया डॉक्ट्राइन पॉलिसी, सॉरी ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। मार्शल प्लान के जरिए अमेरिका ने यूरोप को माली इमदादी ताकि वो कम्युनिज्म के खिलाफ मजाहमत कर सके। बाकायदा अमेरिका ने फंड किया यूरोप को कि आप मुखालफत करो कम्युनिज्म की। अब देखते हैं चीन और कोरिया। आप जो आज के वक्त में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग देखते हैं, ये भी इसी नजरिया पर डिपेंड है। नॉर्थ कोरिया देखेंगे आप, वो पूरी तरह से क्या है, कम्युनिज्म या फिर डिक्टेटरशिप के अंडर है, जबकि साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता था यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन, और साउथ कोरिया को सपोर्ट करता था यूएसए यानी अमेरिका। आप देख सकते हैं दोनों मुल्कों में कितना फर्क है आज के टाइम में, दोनों अलग हो चुके हैं ये देश। पहले एक ही देश हुआ करता था। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हुई जिसे अमेरिका ने तस्लीम नहीं किया। चीन में कैसी सरकार है? कम्युनिस्ट है, आज भी वही है। 1950 में शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर हमला कर दिया 1950 में, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की फौजों ने जनूबी कोरिया की हिमायत की, यानी साउथ कोरिया की हिमायत की अक़वाम मुत्तहिदा ने, और अमेरिका ने भी इसी की हिमायत की। चीन की मुदाखलत के बाद एक जंग बंदी मुआहदा हुआ और ये दोनों देश अलग हो गए, नॉर्थ कोरिया अलग, साउथ कोरिया अलग। ठीक है। कोल्ड वार का दूसरा मरहला आप देखते हैं 1953 के बाद। इसमें सोवियत यूनियन के रहनुमा स्टालिन की मौत के बाद ये नए नेता आते हैं, निकिटा ख्रुश्चेव, ये क़यादत संभालते हैं और अपनी पॉलिसी में थोड़ी नरमी लाते हैं, कुछ पॉलिसी में तब्दीली करते हैं। लेकिन पोलैंड और हंगरी में कम्युनिस्ट हुकूमतों को कुचल दिया जब उन्होंने आज़ादाना सियासत की कोशिश की। ठीक है, इनमें थोड़ी स्टालिन के बाद थोड़ी नरमी आ जाती है जो नए हमारे नेता आते हैं यूएसएसआर के। क्यूबा का बहरान भी 1962 में देखा जाता है। क्यूबा में सोवियत यूनियन का असर था, यहाँ मिसाइल उन्होंने लगा दिए, जिसके बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान फिर जंग का खतरा पैदा हो गया। एक देश है क्यूबा, यहाँ पर सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइल लगा दी, अब अमेरिका देख रहा है कि भाई अब कब्जा कर रहा है, तो अमेरिका भी आ गया वहां, फिर से जंग का खतरा पैदा हो गया। लेकिन बातचीत के बाद सोवियत यूनियन ने मिसाइल हटा लिया और जंग टल गई। यही था कोल्ड वार के दौरान, यही हो रहा था सब, जंग बिल्कुल मुहाने पर थी लेकिन बच जाती थी बातचीत करके। बर्लिन की दीवार 1961, जो मैंने आपको बताया पहले, सोवियत यूनियन ने बर्लिन में एक दीवार बनाई ताकि मशरकी जर्मनी से लोग मगरिब जर्मनी ना जा सकें। यह दीवार सर्द जंग की अलामत बन गई, एक तरह से सिंबल बन गई सर्द जंग की, कोल्ड वार की, और 1989 तक बरकरार रही। 1989 में इसको गिरा दिया गया और पूरा जर्मनी या पूरा बर्लिन एक हो गया। ठीक है।
1963 में सोवियत यूनियन, अमेरिका और ब्रिटानिया ने एटमी तजुर्बात पर पाबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए ताकि माहौलियाती आलूदगी को रोका जा सके, यानी जो एनवायरनमेंट जो है पोल्यूट हो रहा था उससे बचने के लिए एक मुआहदा किया गया कि अब जो एटॉमिक एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जो तजुर्बात हो रहे हैं, उनको रोका जाए। मैंने देखा है ना किस तरह से दोनों में होड़ मच गई थी ज्यादा से ज्यादा एटॉमिक वेपन्स बनाने के लिए। इसी साल मॉस्को और वॉशिंगटन के दरमियान एक हॉटलाइन कायम की गई ताकि तेज तर बातचीत हो सके। हॉटलाइन मतलब अगर कोई भी इमरजेंसी हो, ये दो सुपर पावर थी, मॉस्को कैपिटल है रूस की, वॉशिंगटन किसकी है, अमेरिका की। जैसे हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत कैपिटल क्या है, नई दिल्ली, वैसे ही मॉस्को है रूस की, वॉशिंगटन शहर जो है यह है अमेरिका का। तो इन दोनों के बीच में यानी फौरन बातचीत करने के लिए अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, वॉर के टाइम पे होता है कभी कभी, मान लिया किसी ने बीच में आग लगा दी कि ऐसे ऐसे यूएसएसआर हमला करने वाला है या रूस हमला करने वाला अमेरिका पर, तो फौरन इमरजेंसी लाइन बनाई गई, हॉटलाइन, जिसको बोला गया कि फौरन वहां के सदर से बातचीत कर सके, दोनों सदर आपस में बातचीत कर सकें। ये थे कुछ अहम मराहिल। ठीक है, इसमें आपने अलग अलग तब्दीलियां देखी। इसके बाद देखते हैं डिटेंट। ये क्या था, ये एक नया दौर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात एक नए मरहले में दाखिल होते हैं यहां से, जिसे डिटेंट कहा जाता है। इसका मतलब मशरिक मगरिब कशीदगी में कमी है। जो तनाज़ा पहले था, जो टेंशन थी, अब उसमें कमी आ गई, इसको बोला जाता है डिटेंट। चीन से ताल्लुकात, शुरू में अमेरिका ने चीन की जो सरकार है, चीन को मानने से ही मना कर दिया था, लेकिन इसके बाद अमेरिका और चीन के दरमियान भी कशीदगी थी, लेकिन डिटेंट के जरिए ताल्लुकात में बेहतरी आई। ठीक है, कुछ अहम शख्सियात हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। अमेरिकी एहलकार हेनरी किसिंजर और सोवियत रहनुमा ब्रेज़नेव, इन्होंने इन टेंशन्स को कम करने में अपना योगदान दिया। अमेरिकी सदर निक्सन को चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में अहम किरदार अदा करने वाला माना जाता है। पहले गैर कम्युनिस्ट थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने चाइना की सरकार को मान लिया, उसको मंजूरी दे दी। एक मुआहदा होता, कुछ अहम मुआहदे यहाँ देखते हैं आप। एक मुआहदा हुआ 1968 में, जौहरी आदम फैलाव का मुआहदा, यानी एटॉमिक पावर को फैलने से रोकना, उसके लिए मुआहदा किया गया, जिसको एनपीटी बोला जाता है। 1972 में असलहा की दौड़ को कम करने के लिए सॉल्ट वन के नाम से एक मुआहदा होता है। और 1975 में हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय सरहदों को तस्लीम किया गया। यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ी हो रही थी, जो यूरोपीय देशों की जो सरहदें हैं, उस वहीं से दोनों जंगें शुरू हुई थी। तो इसमें भी इसको तस्लीम किया गया कि भाई आपका बॉर्डर ये है, ये आपका बॉर्डर है। अब देखेंगे अब भी यूरोप में बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं। आप ये समझ लीजिए कि इंडिया का जो एक स्टेट है उसमें कई देश शामिल हो जाएंगे, इतने छोटे छोटे से देश बने हुए हैं यूरोप में। ठीक है, अमेरिका चीन ताल्लुकात देखें तो 1971 में चीन को अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल किया गया, जो यूएन था, यूनाइटेड नेशंस, इसमें शामिल हो जाता है चीन। 1979 में अमेरिका ने अवामी जमहूरियत चीन को तस्लीम कर लिया, और इस तरह से फिर इस सर्द जंग का खात्मा होता है। कम्युनिज्म का जवाल हो जाता है 1988 में। पोलैंड से कम्युनिज्म का जवाल शुरू हुआ, जहां पोलैंड में सोवियत यूनियन ने अपनी कम्युनिस्ट सरकार बना ली थी, वहां से खत्म होता है, वहां से शुरुआत होती है, और आज़ाद इंतखाबात होते हैं, और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो हार जाती है। यहीं से इसका जवाल शुरू हो जाता है। मशरक़ी यूरोप में भी तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं, जिनमें शामिल हैं हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया। ये यूरोपियन जो मशरक़ी यूरोप है उन देशों के नाम हैं। इनमें भी कम्युनिस्ट सरकारें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद 1989 में बर्लिन की दीवार जो बनाई थी सोवियत यूनियन ने, उसको भी गिरा दिया जाता है, जो सर्द जंग के खात्मे की एक अलामत बना, बर्लिन की दीवार। और 1990 में जो ईस्ट जर्मनी है और जो वेस्ट जर्मनी है, आपने देखा जर्मनी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। 1990 में जर्मनी फिर से मुत्तहिद हो जाता है, दोनों जर्मनियां दोबारा मुत्तहिद हो गई और मगरबी तर्ज की मईशत और जमहूरियत अपनाई। कौन सी तर्ज अपनाई जर्मनी ने? जो वेस्टर्न नजरिया है, कैपिटलिज्म का, अमेरिका वाला नजरिया। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे सोवियत यूनियन का जवाल होता है, और सोवियत यूनियन
1991 में ख़त्म हो जाता है। और जब सोवियत यूनियन टूटता है, इसमें से कई मुल्क आज़ाद होते हैं। आप देखेंगे यहाँ नाम लिखे हुए हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन। आप देख रहे हैं ना, आजकल जंग देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच। ये देखिए, ये है रशिया पूरा पार्ट जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ छोटा सा मुल्क आपको जो येलो में दिखाई दे रहा है, ये है यूक्रेन। इन दोनों के बीच जंग हो रही है। पहले यूक्रेन सोवियत यूनियन का ही पार्ट हुआ करता था। जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटता है तो यूक्रेन एक अलग देश बनता है। ठीक है। ऐसे ही जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब नए देश बनते हैं 1991 में, जब सोवियत यूनियन बिखर जाता है, टूट जाता है। और यहाँ आपका लेसन नंबर 25 पूरा होता है। अगर आपका इससे मुताल्लिक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी। मैं फिर से वही बोलूँगा, लेसन के लास्ट में जो इस्तेलाहात दी गई हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। जैसे ये दिया गया है, बर्लिन ब्लॉकेड, बर्लिन की नाकाबंदी। आपने पढ़ा था ना, सोवियत यूनियन ने ये पाबंदी आयद की थी और मगरबी जोनों से इस तरह इसके राब्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। ठीक है। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, ट्रूमैन उसूल दबाने की एक हिकमत अमली थी जिसका मकसद कम्युनिज्म को फ़कत उन इलाकों तक महदूद रखना या रोकना था जहां उसकी जड़ें पहले ही फैल चुकी थी, यानी आगे और कम्युनिज्म ना फैलना चाहिए। यह था अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म भी अगर आप याद रखना चाहें, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये था 1949 में अमेरिका और कुछ यूरोपीय मुल्कों ने बनाई थी। ठीक है। ये सोवियत यूनियन के खिलाफ एक तरह से एक ब्लॉक बना था। ठीक है। तो लेसन के लास्ट में जो इस्तेलाहात दी गई हैं उसको आप जरूर पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें दी गई हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो, देखना चैट में क्या बोल रही है। न्यू एडमिशन वालों की, जिनके अप्रैल 25 में जिनके एग्ज़ाम हैं, वो इंशाल्लाह अगले महीने से नई क्लासेस शुरू होंगी, नवंबर से। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।